चलिए बाल्टिक सी के पास चलते हैं। यहाँ पे इस टेरिटरी को देखिए, ये कलिनिनग्राड है। कलिनिनग्राड रशिया की वेस्टर्न मोस्ट टेरिटरी है, लेकिन मैप में तो दिख रहा है कि ये रशिया से ज्योग्राफिकली कनेक्टेड ही नहीं है। जी हाँ, उसके बावजूद ये रशिया का हिस्सा है। कलिनिनग्राड पहले प्रूशियन जर्मन्स की टेरिटरी हुआ करती थी। वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने के बाद 1945 में पॉट्सडैम अग्रीमेंट के तहत कलिनिनग्राड सोवियत यूनियन को सौंप दिया गया। 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद से रशिया इसे अपने वेस्टर्न मोस्ट ऑब्लास्ट के रूप में गवर्न करता है। यहां पर रशिया की बाल्टिक फ्लीट तैनात रहती है। यदि हम मैप पर देखें तो हम पाएंगे कि कलिनिनग्राड दो देशों के बीच में सैंडविच्ड है, लिथुएनिया और पोलैंड। कलिनिनग्राड रशिया की सेमी एक्सक्लेव है। एक्सक्लेव क्या होता है, यह समझने के लिए अलास्का को देखिए। हम जानते हैं कि अलास्का अमेरिका की एक स्टेट है, लेकिन अमेरिका का हिस्सा होने के बावजूद क्या यह अमेरिका से ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है? नहीं, बल्कि यह तो कनाडा से कनेक्टेड है। यदि किसी देश का कोई हिस्सा एक या एक से ज्यादा फॉरेन लैंड टेरिटरीज से घिरा हुआ होता है और देश के मेन पार्ट से ज्योग्राफिकली सेपरेटेड होता है, तो ऐसे हिस्से को हम एक्सक्लेव कहते हैं। अब कलिनिनग्राड और रशिया के बीच में फॉरेन लैंड टेरिटरीज हैं और ये ज्योग्राफिकली सेपरेटेड हैं। लेकिन आप मैप में देखें तो कलिनिनग्राड फॉरेन लैंड टेरिटरीज से कंप्लीटली सराउंडेड नहीं है, क्योंकि इसके एक साइड पे वाटर बॉडी है। इसी वजह से कलिनिनग्राड रशिया का सेमी एक्सक्लेव है। रशिया और कलिनिनग्राड के बीच गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। कलिनिनग्राड खबरों में बना रहता है। पिछले साल यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस का पालन करते हुए लिथुएनिया ने रशिया से कलिनिनग्राड के लिए निकले गुड्स को ब्लॉक कर दिया था। ये कलिनिनग्राड को आइसोलेट करने के नेटो के प्लान का हिस्सा था, जिसकी वजह से रशिया को गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिथुएनिया की टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। इससे रीजन में टेंशंस बढ़ी थी। इसी तरह की टेंशंस के कारण ही रशिया यूक्रेन वॉर अब तक खिंचता चला आ रहा है। रशिया के लेजिस्लेचर डूमा में यह चर्चा तक होने लगी थी कि 1991 में लिथुएनिया के सोवियत से इंडिपेंडेंट होने को इल्लीगल माना जाए और लिथुएनिया की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज ही न किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1991 में टूटकर अलग होने से पहले 15 रिपब्लिक्स मिलकर सोवियत यूनियन कहलाते थे। लिथुएनिया फर्स्ट रिपब्लिक था जिसने 1991 में सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। तब के सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हुए लिथुएनिया की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था। देखा देखी बाकी 14 रिपब्लिक्स भी अलग हो गए थे और सोवियत यूनियन टूट गया था। रशियन फेडरेशन सोवियत यूनियन का लीगल सक्सेसर बना। बाल्टिक सी के ईस्टर्न कोस्ट में ये जो 3 देश आप देख रहे हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया, इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। ये तीनों उन 15 रिपब्लिक्स में शामिल थे जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थीं। बाद में ये तीनों देश सोवियत यूनियन से अलग हो गए थे और कोल्ड वॉर के एंड में नेटो का पार्ट बन गए थे। यूरोप में सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए 1949 में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। नेटो का आर्टिकल 5 कलेक्टिव सिक्योरिटी इंश्योर करता है। इसका मतलब है कि नेटो के किसी भी मेंबर कंट्री पर हुए अटैक को सभी मेंबर्स के अगेंस्ट अटैक माना जाएगा और सभी मेंबर्स मिलकर अपनी म्यूचुअल सेल्फ डिफेंस की राइट को एक्सरसाइज करते हुए अग्रेसर के अगेंस्ट कलेक्टिव एक्शन लेंगे। ज्योग्राफिकली एक्सपोज्ड बाल्टिक स्टेट्स को नेटो की सबसे बड़ी मिलिट्री वल्नरेबिलिटी माना जाता है। रशिया के यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद यूरोप में एंटी रशिया सेंटिमेंट काफी बढ़ गया है। रशियन अटैक के खतरे को देखते हुए फिनलैंड ने ऑफिशियली नेटो ज्वाइन कर लिया है। फिनलैंड की ही तरह स्वीडन भी अपना न्यूट्रल स्टैंस छोड़कर नेटो ज्वाइन करना चाहता है। नेटो का आर्टिकल 10 अलायंस को ज्वाइन करने के प्रोसेस को गवर्न करता है। रशिया का पड़ोसी होने के नाते फिनलैंड का नेटो ज्वाइन करना अलायंस के लिए काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इस पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक कलिनिनग्राड पर ही रहते हैं। रशिया कलिनिनग्राड को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों है? देखिए, कलिनिनग्राड अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण रशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कलिनिनग्राड पोर्ट साल भर आइस फ्री रहता है। इससे रशिया को बाल्टिक सी और उसके आगे की एक्सेस मिलती है। यहां से रशिया कई यूरोपियन देशों की राजधानियों को हेलो बोल सकता है। ज्योग्राफिकली सेपरेटेड होने के कारण और नेटो के द्वारा कलिनिनग्राड को आइसोलेट करने की कोशिशों के कारण
रशिया अपनी इस टेरिटरी तक लैंड कनेक्टिविटी बनाना चाह रहा है और यहीं पर हमें सुवाल्की कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस पता चलती है। इस जगह पर फोकस कीजिए। कलिनिनग्राड और बेलारूस के बीच में आप जो ये पतला सा कॉरिडोर देख रहे हैं, इसे सुवाल्की कॉरिडोर या सुवाल्की गैप कहा जाता है। बेलारूस रशिया का फ्रेंडली कंट्री है। ये दोनों मिलकर सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जा करने का सोच सकते हैं। इनफैक्ट ज़पैड मिलिट्री एक्सरसाइज में रशिया और बेलारूस ने मिलकर सुवाल्की गैप को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस भी की थी। यदि रशिया सुवाल्की कॉरिडोर को कब्जा लेता है तो ये पोलैंड की बाल्टिक स्टेट से एकमात्र रोड और रेल कनेक्टिविटी को काट सकता है। सुवाल्की कॉरिडोर मेजरली पहाड़ियों से घिरा हुआ रूरल रीजन है और यहाँ बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस वजह से ये टैंक्स के लिए एक आइडियल टेरेन है। ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है जिसे कैप्चर करके रशिया बाल्टिक देशों को सेंट्रल यूरोप से कट ऑफ कर सकता है। ऐसा होने पर बाल्टिक देशों का डिफेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सुवाल्की कॉरिडोर नेटो की टेरिटरी में आता है। इसे कैप्चर करने से नेटो और रशिया के बीच में फुल ब्लोन वॉर हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि ऐसा होता है तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। बाल्टिक रीजन में नेटो का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया की बाल्टिक फ्लीट के लिए एक बड़ा थ्रेट है। नेटो के यूरोप में फर्दर एक्सपेंशन को रोकना रशिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि रशिया ने कलिनिनग्राड में न्यूक्लियर वेपन्स भी डिप्लॉय कर रखे हैं। किसी भी पक्ष के द्वारा कोई भी प्रोवोकेटिव मूव नए कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देकर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को और ज्यादा अस्थिर बना सकती हैं। इस समय पर रशिया को आइसोलेट और कॉर्नर करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है?